हाँ जी बेटे, देखो आज हम लोग बात करेंगे एंजाइम्स का। एंजाइम को हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोटीन हमने खत्म कर लिया है। प्रोटीन बायोमोलिक्यूल का बायोमोलिक्यूल का एक टॉपिक और उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम शुरू कर रहे हैं एंजाइम को। एंजाइम क्या है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के हैं, क्या नॉमेनक्लेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब कुछ डिटेल आपको एंजाइम पढ़ना है। ठीक है, देखो थोड़ी सी हम पहले हिस्ट्री की बात करेंगे। एंजाइम की हिस्ट्री क्या है उसके बारे में हम थोड़ा बात समझेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। डिस्कवर करा था सबसे पहले एंजाइम का, जिसका नाम याद रखना है बुकनर। इन्होंने एक एंजाइम डिस्कवर करा जिसका नाम है जाइमेज। ठीक है, और किससे डिस्कवर करा था? ईस्ट सेल से। ईस्ट हमारा एक क्या है? फंगस है। ठीक है, एक फंगस है, इससे इन्होंने डिस्कवर किया। बट जो टर्म एंजाइम है, ये टर्म यूज किया था किसने? कुहन ने। ठीक है, तो टर्म दिया कुहन ने, डिस्कवर किया बुकनर जी ने। उसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है जेबी स्मनर। इन्होंने प्यूरिफाई किया और क्रिस्टलाइज किया सबसे पहली बार एक एंजाइम जिसका नाम है यूरिएज। और ये कहाँ से यूरिएज एंजाइम निकाला उन्होंने? एक प्लांट है कैनावेलिया या जैकबीन या फिर लोबिया प्लांट, इसको हम बोलते हैं। लोबिया के सीड्स भी आते हैं, पल्स की तरह हम यूज करते हैं। तो इससे इन्होंने यूरिएज एंजाइम पहली बार प्यूरिफाई करा है, मतलब कई एंजाइम्स में से एक एंजाइम को प्यूरिफाई करा और क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसको अलग करा है। तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद एक और नाम है टी सेच या कैच, जो भी आपको बोलना है। इन्होंने भी डिस्कवर करा एक एंजाइम जिसका नाम है L19 आरएनएज। आरएनएज आरएनएज एंजाइम क्या करता है? दैट ब्रेक्स, ये ब्रेक करेगा आरएनए को। ठीक है, एक ये राइबोजाइम है, एक ये राइबोजाइम है। अब ये राइबोजाइम क्या है वो अभी हम आगे बात कर रहे हैं। देखो जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं वो सब के सब प्रोटीन होते हैं। उनका जो मॉलिक्यूलर, अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो वो एक्चुअल क्या है? प्रोटीन्स हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट दीज राइबोजाइम। कुछ आरएनए ऐसे हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, उन आरएनएज को बोला जाता है राइबोजाइम। उन आरएनएज को क्या बोलते हैं? राइबोजाइम। आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन नहीं है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। हमने क्या बोला? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, जिसमें से एक नाम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, L19 आरएनएज। एक ये राइबोजाइम है, इसको उन्होंने एक्सट्रैक्ट करा था किससे? प्रोटोजोवन से। प्रोटोजोआ सबसे हमारा एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम है प्रोटोजोवन से, जिसका नाम है टेट्राहाइमेना थर्मोफाइला। ये प्रोटोजोवन का नाम है जिससे उन्होंने इस एंजाइम को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये आप एक बात याद रखना है हिस्ट्री में। फिर एक और नाम है ऑल्टमैन का। इन्होंने भी राइबोजाइम का ही डिस्कवरी करा है। आरएनएस पी इसको बोलते हैं या फिर राइबोन्यूक्लियस पी बोलते हैं। ये भी एक राइबोजाइम है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल से डिस्कवर किया है। प्रोकैरियोटिक सेल बोले तो बैक्टीरियल सेल से इस आरएनएस का डिस्कवर किया है, आरएनएस पी। आरएनएस पी को कैसे याद रखोगे? आरएनएस है, राइबोजाइम है, पी से प्रोकैरियोटिक। क्या याद रखोगे? प्रोकैरियोटिक। इसमें कंफ्यूज करा जाएगा तुम्हें। L19 अगर आपसे पूछ लिया गया L19 आरएनएस, तो ये यूकैरियोटिक सेल है। प्रोटोजोवंस यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक सेल है और यही आपका जब आरएनएस पी पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा? एक प्रोकैरियोटिक सेल से डिस्कवर किया गया है। तो आपको ये इतनी बात हिस्ट्री में याद रखनी है एंजाइम के। कुछ साइंटिस्टों के नाम है, किसने डिस्कवर किया, क्या है ना, वो सब कुछ आपको थोड़ा सा ये हिस्ट्री से रिलेटेड बातें याद रखनी है। अब एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या इसको हम इस तरह से बोले कि एंजाइम होता क्या है ना। अगर हम एंजाइम के फीचर्स समझ गए, एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ गए, तो हमें एंजाइम
बात समझ आ जाएगी। चलो, पहला पॉइंट क्या कहता है एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स में, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑलमोस्ट, पहले अभी हमने क्या बोला, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट, तब आपको बोलना पड़ेगा एक्सेप्ट राइबोजाइम, या आपको ये इस तरह से बोलो, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट अगेन राइबोजाइम। राइबोजाइम में दो नाम तो याद हो गया, L19 एंड RNase-P, ये तो याद रहेगा ही, है ना। ये दोनों के दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एंजाइम जो है वो सारे के सारे क्या है, प्रोटीन है, इनको छोड़ के, राइबोजाइम को छोड़ के। एंजाइम्स आर कोलॉइडल सब्सटेंस, मैक्रोमोलिक्यूल है। प्रोटीन हमारा जब मैक्रोमोलिक्यूल है तो एंजाइम भी मैक्रोमोलिक्यूल होगा, क्योंकि ये प्रोटीन ही है। मैक्रोमोलिक्यूल किसका है, एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड का ही पॉलीमर होता है प्रोटीन, ये हमने पढ़ रखा है प्रोटीन में। एंड आर सिंथेसाइज्ड अंडर जेनेटिक कंट्रोल। प्रोटीन कैसे बनता है, हमारे जेनेटिक कंट्रोल के अंदर बनता है। जेनेटिक कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, ये आपको थोड़ा सा अभी समझना होगा, अभी याद करना होगा, और 12th में ये प्रोसेस सारा कुछ आपको समझना है, देखना है, पढ़ना है डिटेल। देखो, एक ये टिपिकल सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हमारा प्रेजेंट होता है डीएनए, ठीक है। डीएनए से बनता है एमआरएनए, इसी न्यूक्लियस में डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। जो मैसेज डीएनए के पास होता है वो एमआरएनए के पास वो ट्रांसफर करता है, एंड दिस एमआरएनए कम्स आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, एंड ये साइटोप्लाज्म में राइबोसोम की मदद से, सेल ऑर्गेनेल हमने सारा डिस्कस कर लिया है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम करता है ये, प्रोटीन सिंथेसिस। इस एमआरएनए के पास जो मैसेज होगा, एमआरएनए का मतलब ये होता है मैसेंजर आरएनए, जो डीएनए ने मैसेज दिया है, क्या मैसेज दिया है कि मतलब किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड को जोड़ना होगा, किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड को जोड़ना है, वो इंफॉर्मेशन इस एमआरएनए के पास है, जो डीएनए से इसको मिलता है, ठीक है। बात इतनी क्लियर हुई। ये राइबोसोम की मदद से उस सीक्वेंस में अमीनो एसिड को जोड़ता चला जाएगा, उस सीक्वेंस में अमीनो एसिड को जोड़ता चला जाएगा और एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना देगा। एंड प्रोटीन्स आर एंजाइम। तो ये प्रोटीन किसके अंडर का कौन बना रहा है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंडर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोटीन बनने वाला है, कौन सा प्रोटीन बनेगा आपकी बॉडी में, हमारे सेल्स में, है ना, कितना बनेगा, किस तरह का प्रोटीन बनेगा, सब कुछ हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बोले तो डीएनए में वो इंफॉर्मेशन कोडेड होती है ना। फिर वो बनता क्या है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए बाहर आता है साइटोप्लाज्म, सेल न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम की मदद से ये क्या बनाता है, प्रोटीन, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोला जाएगा, ट्रांसलेशन। अब ये जो प्रोटीन बना, यही हमारा एंजाइम हो सकता है। मतलब क्या, यही आपने लिखा है स्टेटमेंट, एंजाइम्स आर कोलाइडल सब्सटेंस, मैक्रोमोलिक्यूल किसका, एमिनो एसिड का, एंड आर सिंथेसाइज्ड अंडर जेनेटिक कंट्रोल। बात क्लियर हो गई। मतलब आपकी बॉडी में कैसा एंजाइम बनेगा, ये आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन से डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बात क्लियर रखनी है, एंजाइम का फीचर एक ये है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात। अब ये आपको ये डायग्राम है, इससे आपको याद रहेगा, ये आप ये इसको बना लेना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एंजाइम की, वो अब ध्यान से सुनो। एंजाइम्स कैन बी डिपिक्टेड बाय अ लाइन डायग्राम। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज। लाइन डायग्राम, जैसे हम लाइन की मदद से हमने पढ़ा था कि प्राइमरी हमारा जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो स्ट्रेट लाइन होता है ना, एन टर्मिनल और इधर सी टर्मिनल। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होता है, कॉइल्ड होता है, स्पाइरली कॉइल्ड होता है। तो ये लाइन डायग्राम इसको हम बोलते हैं। मतलब एंजाइम को हम लाइन डायग्राम से डिपिक्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। जैसा प्रोटीन के पास ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये सारा स्ट्रक्चर हमारा प्रोटीन का हमने पढ़ रखा है। तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स में से
कोई स्ट्रक्चर हमारे एंजाइम का होगा। अलग अलग एंजाइम्स का अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, किसी का प्राइमरी होता है, किसी का सेकेंडरी, किसी का टर्शियरी, किसी का क्वाटरनरी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्टिव साइट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही आपको समझना है। हाँ, एक और बात यहां याद रखनी है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन टर्शियरी स्ट्रक्चर। ज्यादातर हमारे एंजाइम टर्शियरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं, क्वाटरनरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, प्राइमरी भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर कैसे होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये याद रखना है। अब ये एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट समझ गए तो समझ लेना कि एंजाइम आपका आधा कंप्लीट हो गया। आधा आपको जो प्रॉब्लम दिमाग में लेके चल रहा होता है, एंजाइम को हम लेके सोच रहे होते हैं, वो क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी भी मैंने एंजाइम को आपके जो आपके पास नॉलेज है उससे कंपेयर नहीं किया है, वो हम एक बार अब यहीं पे कंपेयर करते हैं। हमने कैटलिस्ट का नाम सुना है। कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। वो इंक्रीज भी करा सकता है और डिक्रीज भी करा सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी करा सकता है एंड डिक्रीज भी करा सकता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, या कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, है ना, यही हमने पढ़ा होता है। सेम एज इट इज एंजाइम्स एक्ट एज इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जो लिविंग सिस्टम की रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करे वही एंजाइम है। जो मेटाबॉलिक लिविंग रिएक्शंस में, या हम बात करें मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस चल रही हैं, उनके रेट ऑफ रिएक्शन को जो इंक्रीज या डिक्रीज कराने का जो काम करता है, दैट आर एंजाइम्स। मीन्स क्या हुआ, एंजाइम्स आर रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो जैसा हमने वहां कैटलिस्ट को हम समझते हैं, वैसा ही यहां हम एंजाइम को दिमाग में लेके बात कर समझेंगे। हाँ, क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, वो भी कंपेयर करेंगे, वो भी देखेंगे। अब एक्टिव साइट क्या होता है ये समझना है। थोड़ा सा अब एंजाइम अपनेपन सा लग रहा होगा, एंजाइम तो यही है, ठीक है, अब वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। एक्टिव साइट क्या है एंजाइम का? एक एंजाइम में क्रिविसेस है, क्रिविसेस मतलब गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर, पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर। कोई एंजाइम आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, तो ऐसा इसमें मान लेते हैं कि ये ऐसा कुछ गड्ढे जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, जिसमें कोई सबस्ट्रेट आके यही बाइंड कर सकता है। ठीक है, इस क्रेविसेस में ये सबस्ट्रेट फिट हो गया। मान लो कि ये क्रेविसेस ऐसी होती, ये पॉकेट ऐसा होगा, ये पॉकेट आपका मान लो कि एंजाइम का कुछ इस तरह से है, ये आपकी कोई टर्शियरी स्ट्रक्चर है एंजाइम का। अब इसमें जो क्रेविसेस ऐसा है, तो इसमें जो आपका सबस्ट्रेट आके फिट हो सकता है, उसका जो शेप है वो ऐसा होना चाहिए, है ना। तो जो वो क्रेविसेस है, वो पॉकेट शेप स्ट्रक्चर है एंजाइम का, जिसमें आके सबस्ट्रेट फिट हो सके, फिट हो जाता है, उसको बोला जाता है एक्टिव साइट। वो क्या है? एक्टिव साइट। कहीं से भी कोई सबस्ट्रेट एंजाइम से आके नहीं जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा? उसके एक्टिव साइट से, उसके एक स्पेसिफिक रीजन से जुड़ता है, जो स्पेसिफिक एंजाइम का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट इसी में आके फिट हो जाता है, एंड दस एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटालाइज रिएक्शन एट हाई रेट। इसी एक्टिव साइट की वजह से हमारे जो एंजाइम्स हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत हाई रेट पर कैटालाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाता है। जब आपके पास स्पेसिफिसिटी आ जाती है तो आपका रेट ऑफ एक्शन जो होगा वो बढ़ जाता है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन वाली बात आ जाती है। तो एक्टिव साइट क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है अपने सबस्ट्रेट को लेकर, अपने सबस्ट्रेट को लेकर, मतलब इनको अपने सबस्ट्रेट का पता होता है कि अपन को इसी से बाइंड करना है और किसी से नहीं बाइंड करना है। वो एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ठीक है,
दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। एंजाइम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता है, जैसे कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता है रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कराने के लिए, बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है रिएक्शन को कैटेलाइज कराने के लिए। किसी भी एंजाइम का कैटालिटिक पावर कि वो कितना रेट ऑफ रिएक्शन, किस रेट से वो इंक्रीज करा सकता है, किस रेट से वो डिक्रीज करा सकता है, वो किस बात पर डिपेंड करता है, वो ये दो बातें हैं। और ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका टर्नओवर नंबर, दूसरा है आपका Km कांस्टेंट। टर्नओवर नंबर आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, Km कांस्टेंट थोड़ा सा है, टिपिकल इतना भी टिपिकल नहीं है। ठीक है, देखो टर्नओवर नंबर का मतलब क्या है। टर्नओवर का नंबर का मतलब है कि कोई एंजाइम एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम आप कुछ भी ले सकते हो, 1 सेकंड, 1 घंटा, 1 दिन, कुछ भी आप यूनिट टाइम ले सकते हो। उस यूनिट टाइम में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज द टर्नओवर नंबर ऑफ दैट एंजाइम। उस एंजाइम का वो टर्नओवर नंबर कहा जाएगा। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम। एक एंजाइम के मॉलिक्यूल से एक यूनिट टाइम में कितना सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट में, दैट इज अ टर्नओवर नंबर। मान लो कि एक कोई एंजाइम है, एंजाइम ए, वो एक मॉलिक्यूल एंजाइम का 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो उसका टर्नओवर नंबर 10 पर सेकंड है ना, 10 मॉलिक्यूल पर सेकंड। ठीक है, वहीं कहीं अगर हमारा कोई एंजाइम बी है और वो 1 सेकंड में 50 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में, तो उसका टर्नओवर नंबर 50 मॉलिक्यूल पर यूनिट पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो कैटालिटिक पावर किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टर्नओवर नंबर की। जितना ज्यादा टर्नओवर नंबर उतना ज्यादा कैटालिटिक पावर उस एंजाइम का। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है, और इस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है एंजाइम का प्रेजेंट होना लिविंग सिस्टम में। अगर प्रेजेंट होगा तभी वो हमारा लिविंग सिस्टम काम कर सकता है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आएगी। एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसको हम फास्टेस्ट एंजाइम मानते हैं, लिविंग वर्ड का फास्टेस्ट एंजाइम है। क्या है इसका टर्नओवर नंबर? 360 लैक्स पर मिनट इसका टर्नओवर नंबर है। मतलब 360 लैक्स सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर मिनट, पर मिनट 60 lakhs पर सेकंड। हाँ, अगर वो 60 लैक्स लिखोगे तो वो आपका पर सेकेंड हो जाएगा। इसका टर्न ओवर नंबर, दूसरा एक एंजाइम कैटालेज, इसका टर्न ओवर 50 लैक्स पर मिनट। एक नेक्स्ट और एग्जांपल, फ्लैवोप्रोटीन, टर्न ओवर नंबर 50 पर मिनट, सिर्फ 50 सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। लाइसोजाइम सिर्फ 30 मॉलिक्यूल को 1 मिनट में कन्वर्ट करता है। लाइसोजाइम हम आपकी सलाइवा में है, टीयर्स में है, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है। ये आपके टर्न ओवर नंबर का कुछ एग्जाम्पल, और ये मुझे लगता है समझने में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमें समझना है Km कांस्टेंट, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और समझना है ध्यान से। इसको टर्म दिया था माइकेलिस मेंटन ने। ठीक है, ये कहते क्या है, Km कांस्टेंट है क्या? इट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन एट विच रेट ऑफ रिएक्शन अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या? कंसेंट्रेशन किसका? सबस्ट्रेट का, जिसपे वो अपनी वेलोसिटी का जो मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ अटेन कर ले, हाफ वेलोसिटी अटेन कर ले, दैट इज अ Km कांस्टेंट। मतलब कि कोई एंजाइम, फिर से एक बार सोचना, एंजाइम अगर सबस्ट्रेट के लिए ज्यादा एफिनिटी शो करता है,
कोई जिस एंजाइम का टर्नओवर नंबर ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा सबस्ट्रेट को जल्दी से पहचान रहा है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन अगर कम भी रहेगा तो वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बहुत जल्दी मिल जाएगी, लोअर कंसेंट्रेशन पे भी वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ अगर कर दे दैट इज अ केएम कांस्टेंट। ये बात समझ आ गई। अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट का अफिनिटी थोड़ा कमजोर है तो आपको सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तब वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगा और उसके हाफ को हम बोलेंगे केएम कांस्टेंट। बात समझ आ गई? मतलब क्या हुआ, देखो इधर केएम कांस्टेंट क्या है, हाफ ऑफ वी मैक्स। मतलब इस ग्राफ को देखो, इधर हमने वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन दिखाया, इधर आपका सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है। सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एंड दिस पॉइंट इज द वी मैक्स। इस पे मैक्सिमम वेलोसिटी, इससे ज्यादा अब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ सकता, मतलब एंजाइम्स अब आगे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं इंक्रीज करा सकते। इस कंसेंट्रेशन का ये लगभग हाफ मान लिया हमने, एंड दिस इज द हाफ वी मैक्स। वी मैक्स का आधा हो गया, एंड यही हमारा Km है। यही हमारा क्या है, Km है। Km कांस्टेंट का मतलब क्या है, हाफ ऑफ वी मैक्स। ठीक है, अब सुनना, जिस एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी ज्यादा होगा वो जल्दी अपना वी मैक्स अटेन कर लेगा, जिसका कम होगा वो बहुत देरी में जाके इधर वी मैक्स अटेन करेगा। ठीक है, अब इधर देखना, कैटालिटिक पावर किसी भी एंजाइम का किस पर डिपेंड करेगा, इनवर्सली टू Km वैल्यू। यही दिमाग में बैठाना होता है बस, क्योंकि जैसे एफिनिटी याद होगी उसका जस्ट इनवर्सल प्रोपोर्शनल रिलेशन है, वहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये आपको कैटालिटिक पावर जब एंजाइम का डिसाइड करना होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Km वैल्यू। कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है। अब ये तो बात हो गई किसी भी एंजाइम के कैटालिटिक पावर को डिसाइड करने का। एक तो आपका टर्नओवर नंबर, दूसरा Km कांस्टेंट, है ना, कोई एंजाइम कितना ज्यादा उसका कैटालिटिक पावर है। नेक्स्ट फीचर एंजाइम का क्या है वो देखो, एंजाइम इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करता है वो एक्चुअली, उस रेट ऑफ रिएक्शन का इंक्रीज करने के पीछे का मैकेनिज्म क्या है, वो ये है, लोअरिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी। कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा, सबस्ट्रेट एक मॉलिक्यूल है ना, इसको हम पहले अनस्टेबल करें बाय द सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी हम सप्लाई करें, ये अनस्टेबल होता जाएगा एंड फाइनली टूट जाएगा प्रोडक्ट में। हर सबस्ट्रेट का अपना वो एनर्जी का अमाउंट जो उसको अनस्टेबल करने के लिए चाहिए होता है दैट इज वेरिएबल। वो डिफरेंट एनर्जी चाहिए होगा अलग अलग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो किसी का अगर मान लो कि E1 चाहिए, एनर्जी अमाउंट आपका 9 किलो कैलोरी चाहिए, तो एंजाइम क्या करेगा, उसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, 4 पे ला देगा। तो एनर्जी आपने जैसे 9 दिया तो उसमें एक मॉलिक्यूल टूटने वाला था, अब 2 टूट जाएगा। अगर एंजाइम की प्रेजेंस है, अगर एंजाइम की एब्सेंस है तो 9 किलो कैलोरी लगेगा। तो बस यही करता है। अब इस ग्राफ को देखना, अभी मैं आपको सिर्फ सीधा सीधा ग्राफ दिखा रहा हूं, फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे। ये ग्राफ देखो, यहां हमने एक सबस्ट्रेट लिया जिसकी अपनी एक एनर्जी है, जिसके अपनी स्टेबिलिटी है, एक थोड़ी इसकी, है ना। जब हम बिना एंजाइम के इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, बिना एंजाइम के, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, तो ये इसको एक्टिवेशन एनर्जी इतना चाहिए होता है, ये वैल्यू चाहिए होती है। अगर यही हम जब एंजाइम के साथ इस सबस्ट्रेट को रख देते हैं तो इतने से एक्टिवेशन एनर्जी में इतनी एनर्जी सप्लाई करने पे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बस एंजाइम यही करता है। जो एक्टिवेशन एनर्जी आपको बहुत ज्यादा देना पड़ता था ट्रांजिशन स्टेट में लाने के लिए, वो ट्रांजिशन स्टेट मतलब वो ऐसा सिचुएशन, ऐसा स्टेट इस सबस्ट्रेट का जिसमें वो ब्रेक हो जाए प्रोडक्ट में,
ठीक है। तो उस ट्रांजिशन स्टेट में लाने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इस एक्सिस पे हमने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपका ये रिएक्शन का प्रोग्रेस दिखाया है, ठीक है। तो ये आपको हाई एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एंजाइम जैसे उसके साथ रखते हैं, एंजाइम की प्रेजेंस में इसी सबस्ट्रेट को अगर हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो आप उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, लोअरिंग डाउन हो गया। यही एंजाइम करता है, टू लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। यही एंजाइम का काम है, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो आगे क्या क्या बातें, कैसे ये लोअरिंग करता है, क्या इनके लोअरिंग करने की क्राइटेरिया है, कितना ये लोअर कर सकता है, ठीक है। लोअरिंग डाउन करेगा, कैटालिटिक पावर ऑफ एन एंजाइम रिमेन सेम। अब ये एक नेक्स्ट फीचर है एंजाइम का कि कोई भी एंजाइम का जो कैटालिटिक पावर है, जितना भी उसका जिस रेट से वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पा रहा है, वो लिविंग सिस्टम में जिस पावर से, जिस रेट से कन्वर्ट करता है, उसी रेट से वो आउटसाइड ऑफ द लिविंग सिस्टम, उसी रेट से वो अपना सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। मतलब कैटालिटिक पावर में चेंज नहीं आता, चाहे वो लिविंग सिस्टम के अंदर एंजाइम काम कर रहा हो चाहे बाहर, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है एंजाइम व्हेन नॉट इन यूज। हमारे सेल में या हमारी बॉडी में अगर एंजाइम यूज में नहीं है, अगर यूज नहीं हो रहा है ना, तो वो क्या करा जाएगा, अपने इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है। इनएक्टिव फॉर्म को हम बोलते हैं जाइमोजेन। एंजाइम के इनएक्टिव फॉर्म को क्या बोला जाएगा, जाइमोजेन या फिर प्रो एंजाइम्स। जैसे एग्जांपल में देखो, ये नाम पढ़ा था 10th में, पेप्सिनोजन गैस्ट्रिक जूस में होता है। जब ये इनएक्टिव फॉर्म है, HCl इसको एक्टिवेट करता था, HCl इसको एक्टिवेट करता था किसमें, पेप्सिन में। ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम में। ऐसे हमने ट्रिप्सिनोजन पढ़ा था, इनएक्टिव फॉर्म है, ये ट्रिप्सिन में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब जरूरत होगी तब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मतलब जब जरूरत होगी का मतलब क्या है, जब सबस्ट्रेट आएगा तब ये कन्वर्ट होगा, अदरवाइज ये इनएक्टिव फॉर्म में ही पड़ा रहेगा। जिस भी एंजाइम के पीछे जेन वर्ड लग जाए, क्या लग जाए, जेन, ये आपका क्या हो गया, सफिक्स है। अगर जेन सफिक्स लग रहा है या फिर प्रो प्रफिक्स की तरह यूज कर रहे हैं, प्रो रेनिन, रेनिन का इनएक्टिव फॉर्म, प्रो एज अ प्रफिक्स, कोई प्रफिक्स यूज करा जाए प्रो और जेन सफिक्स यूज करा जाए, दैट रिप्रेजेंट्स इनएक्टिव स्टेज ऑफ एंजाइम। ये आपको ध्यान रखना होगा। एंड नेक्स्ट, दोनों में डिफरेंस देख लो, आपके बायोकैटलिस्ट में और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। सेम तो हैं, दोनों रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, ये इन दोनों में सिमिलैरिटी है। क्या डिफरेंस है वो देखो। बायोकैटलिस्ट हमारा क्या होता है, थर्मोसेंसिटिव होता है। क्या होता है, थर्मोसेंसिटिव होता है। मतलब एंजाइम को एक रेंज ऑफ टेम्परेचर ही चाहिए जिसमें वो काम करेगा। अगर टेम्परेचर बहुत कम कर दिया तो नहीं करेगा, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो नहीं करेगा। लेकिन ये टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से काम करते हैं, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर। इधर क्या होगा, अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, वो भी कितना, अबव 40 डिग्री सेल्सियस, तो आपका एंजाइम डैमेज हो जाएगा, एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इतनी बात। और यहां इधर क्या है आपका इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ये टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाओगे उतना ही उसका कैटालिटिक पावर बढ़ता जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, प्रेशर बढ़ाते जाओगे बढ़ता जाएगा, ये नहीं बढ़ता। यही दोनों में डिफरेंस है। इसलिए ही टेम्परेचर का ही इंपैक्ट देख लो बहुत अच्छे से। हमारा जो डाइजेशन है, दैट इज अ कंप्लीटली एंजाइमेटिक प्रोसेस। सर्दियों में बहुत अच्छा होता है, गर्मियों में बहुत स्लो रहता है, डाइजेशन उतना अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सा हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। हाँ, वैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 कांस्टेंट है, लेकिन इन्वायरमेंट का इंपैक्ट तो हम पे पड़ेगा ही, इन्वायरमेंट का इंपैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता ही है। तो वो टेम्परेचर हमारे डाइजेशन को स्लो डाउन करा देता है। वही सर्दियों में जस्ट उल्टा,
ठीक है, तो ये आपको टेम्परेचर के लिए ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ राइपेनिंग ऑफ फ्रूट क्या है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है ना। अगर हम उसको एक नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर पे रखते हैं तो जल्दी पक जाता है, अगर वही हम फ्रीजर में डाल के रख दें तो नहीं पकेगा, वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, जम जाएगा। क्यों, क्या करा आपने, टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, जीरो के आसपास ला दिया। तो वो आपने इस रेंज का टेम्परेचर अगर नहीं दोगे, मतलब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस एंजाइम की बेस्ट एक्टिविटी के लिए एक सुटेबल टेम्परेचर है। वो जब तक मिलता रहेगा तब तक टेम्परेचर आपका एंजाइम बढ़िया काम करता है। तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव है, ये नहीं है, ये दोनों में डिफरेंस है। अब उसके बाद देखो, ये यहां तो हमने ये बात करी, अब उसी का उल्टा मैं बोलूंगा। इस नेचर में बहुत सारे ऐसे हैबिटेट हैं जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत हाई टेम्परेचर, जैसे हॉट वेंट्स, सल्फर स्प्रिंग्स, जो जहां से आपके वो वल्केनिक एरप्शंस हो रहे हैं, उधर भी माइक्रोब्स रहते हैं, उधर भी लाइफ हमारा एग्जिस्ट करता है, जहां का टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो वो कैसे सरवाइव करते हैं, माइक्रोब्स मतलब लिविंग थिंग्स, मतलब दैट मीन्स दैट हैज एंजाइम, सेल है तो एंजाइम है। तो मतलब वो जो लिविंग सिस्टम है उनका जो एंजाइम है दैट इज थर्मोस्टेबल, वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, हाई टेम्परेचर को झेल सकता है वो एंजाइम। हम आप जाएंगे तो नहीं सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि हमारा एंजाइम हम जिस लिविंग सिस्टम, जो हमारा लिविंग सिस्टम है वो उस टेम्परेचर को नहीं टॉलरेट कर पाएगा। लेकिन ये कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस पे उनके जो एंजाइम्स हैं दे आर थर्मोस्टेबल, और इस प्रॉपर्टी का यूज करा जाता है। अभी आपको नहीं अंदाजा लगेगा कितना यूज है, जब आप 12th में पहुंचोगे ना, जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है यही दोबारा से मैं जब बोलूंगा तब आपको समझ आएगा कि क्यों पढ़ा था ये। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस हॉट स्प्रिंग्स में ये प्रेजेंट होता है। इससे निकाला जाता है एक एंजाइम जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। दिस पॉलीमरेज इज अ डीएनए पॉलीमरेज। ये एक डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए की कॉपी बनाने के लिए ये पॉलीमरेज उस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगी तो उसके पहले अपना वो डीएनए सिंथेसिस करेगी, कॉपी बनाएगी। उनका जो पॉलीमरेज है दैट इज अ टैग पॉलीमरेज, उसका नाम रखा गया टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस के लिए, टी थर्मस AQ एक्वेटिकस का। ठीक है, तो ये जो पॉलीमरेज है दैट इज थर्मोसेंसिटिव, ये हाई टेम्परेचर पर ये पॉलीमरेज काम करता है। हमारे पास आज एक आर्टिफिशियल सेटअप है जिसे बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिससे हम डीएनए के स्ट्रेच को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं डीएनए से ही। आपके पास एक डीएनए का स्ट्रेच है, उसकी हजारों मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हो इस एंजाइम की मदद से आर्टिफिशियली लैब में। जब तक ये एंजाइम नहीं था तब तक ये पीसीआर टेक्निक पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे सेल का डीएनए पॉलीमरेज है दैट इज थर्मोसेंसिटिव, और ये जो पीसीआर है वो हाई टेम्परेचर पे चलता है, क्योंकि आर्टिफिशियल मशीन्स हमारे हाई टेम्परेचर पे ही ऑपरेशनल होती हैं। तो हाई टेम्परेचर पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, जो थर्मोस्टेबल होगा। और थर्मोस्टेबल एंजाइम एक ये जो नाम है ये आपको याद रखना है, टैग पॉलीमरेज कहाँ से एक्सट्रैक्ट करा गया, थर्मस एक्वेटिकस, और ये कहाँ यूज करा जाता है, पीसीआर टेक्निक में। ठीक है, तो ये आपकी एंजाइम कोई केमिकल रिएक्शन है, एंजाइम की प्रेजेंस में उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और एंजाइम की एब्सेंस में रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या चेंज पड़ेगा। ये हमारा जो टॉपिक है वो अनकैटालाइज रिएक्शन वर्सेस कैटालाइज रिएक्शन। मतलब अनकैटालाइज रिएक्शन का मतलब कि एंजाइम यहाँ एब्सेंट है, एंजाइम की एब्सेंस में हम बात कर रहे हैं, और कैटालाइज का मतलब है कि इधर एंजाइम का प्रेजेंस है, एंजाइम प्रेजेंट है, तो रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसा होगा। जैसे एक रिएक्शन यहाँ पे है कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन। अगर कोई एंजाइम यहाँ नहीं है, एंजाइम एब्सेंट है, एंजाइम कोई नहीं यहाँ पे नहीं यूज करा जा रहा है,
तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड लगभग 200 मॉलिक्यूल पर आवर चलता है, मतलब बहुत स्लो रिएक्शन है। 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। अगर यही रिएक्शन सेम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करे और कार्बोनिक एसिड बनाए, और यहाँ अगर आप कोई एंजाइम यूज करते हो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में देखो चेंज कितना आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के रिएक्शन की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे एंजाइम है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये कैटालाइज रिएक्शन है। तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन का रेट क्या हो जाता है, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतने मॉलिक्यूल बन जाते हैं, मतलब 1 सेकेंड में इतने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यूज हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। इतना फास्ट हो जाती है रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन का रेट इंक्रीज हुआ है, लगभग 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज हुआ है। इतना इम्पैक्ट करता है एंजाइम किसी रिएक्शन को, मींस एंजाइम की प्रेजेंस किसी रिएक्शन को कितना फास्ट करा सकता है, 10 मिलियन टाइम्स। कोई 2, 4, 10, हजार गुना तेज नहीं करता, 10 मिलियन टाइम्स ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करा देता है। ये एक एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है कि ऐसे ये कैसे, ये पॉसिबल कैसे हुआ, उसके बारे में हम अब बात करेंगे कि ये पॉसिबल कैसे हुआ और ये इस तरह का हाई रेट कैसे अटेन करता है। हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। यही आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये इतनी फास्ट रेट से एंजाइम कैसे अपना काम कर लेता है, एंजाइम क्या उसके पास ऐसे फीचर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इतना चेंज कर देगा। तो उसके लिए आपको ये पिक्चर देखना है। हमने थोड़ी पहले ही बात करी कि एंजाइम का रोल, जब एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, तो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, यही इसकी यूनिकनेस है। अब देखो पहले ये स्टेटमेंट देखना, एंजाइम दैट इज प्रोटीन विथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब 3D टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। इनके पास एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है। इन जो टर्शियरी स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल है उनमें एक स्पेसिफिक साइट होगा जहां से सबस्ट्रेट आके जुड़ सकता है, जिसे हम ये मान लें, और इसको हमने एक्टिव साइट कह दिया। और यही एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। सबस्ट्रेट को किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। हर सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए सबस्ट्रेट को पहले अनस्टेबल किया जाता है। सबस्ट्रेट को क्या किया जाएगा, अनस्टेबल किया जाएगा। एक उसका ट्रांजिशन स्टेट आता है जिसपे वो सबस्ट्रेट ब्रेक हो जाए या कोई नया बॉन्ड बन जाए। मतलब नया बॉन्ड बनाना है तो उसको स्टेबिलिटी और देनी पड़ेगी, और ब्रेक करना है तो एनर्जी सबस्ट्रेट की बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ अपन इस बात को, इस ग्राफ को देखें तो उसके लिए वो स्टेटमेंट नोट करा हुआ है। सबस्ट्रेट की देखो इस एक्सिस पे हमने दिखाया है पोटेंशियल एनर्जी। क्या दिखाया है, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी सबस्ट्रेट की, कोई भी सबस्ट्रेट होता है उसके पास उसके मॉलिक्यूल की अपनी कोई एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो हमने यहाँ पे मान लिया कि इतनी इसकी एनर्जी है ना, अभी जो हमारा सबस्ट्रेट के फॉर्म में है। अब जब तक इस सबस्ट्रेट को एनर्जी इतनी नहीं मिल जाती, बिना एंजाइम की, बिना प्रेजेंस में, एंजाइम के एब्सेंस में, है ना, जब ये एनर्जी अटेन करेगा तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन यही एंजाइम जब प्रेजेंट हो जाए तो इस सबस्ट्रेट को बस इतनी पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ानी है इसकी, मतलब इतना एनर्जी और आपको इसको सप्लाई करना है कि ये अनस्टेबल होगा और प्रोडक्ट में टूट जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके एंजाइम का काम है। जो ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये जो आपकी अभी सबस्ट्रेट की ये ट्रांजिशन स्टेट है एंजाइम की प्रेजेंस में, वो बहुत कम कर देता है एंजाइम। नहीं तो क्या देना होगा, ट्रांजिशन स्टेट अटेन करने के लिए इतनी एनर्जी आपको इस लेवल पे सबस्ट्रेट को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोडक्ट में टूटेगा। अब देखो यहाँ जो प्रोडक्ट का हमने रिप्रेजेंट करा है इस पिक्चर में ना, बड़ी बहुत सारी चीजें आपको समझाई दी गई है। सबस्ट्रेट जो यहाँ पे आपका यूज हो रहा है, ये सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट नीचे दिखाया गया है, सबस्ट्रेट ऊपर दिखाया गया है। मतलब सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी ये लेवल पे है
और प्रोडक्ट की सब पोटेंशियल एनर्जी लगभग 0 के आसपास है, थोड़ी बहुत है। मतलब इस पिक्चर से आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि सबस्ट्रेट आपका ज्यादा अनस्टेबल है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, या आप इसको उल्टा बोल सकते हो कि प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट। अब अगर यही सबस्ट्रेट आपका यहाँ पे है, प्रोडक्ट यहाँ दिखा दूं मैं, तो क्या होगा कि आपका जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का रिलेशन है, प्रोडक्ट और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। वैसे नेचर में इस तरह के केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं। जो हमारी रिएक्शंस चलती हैं, प्रोडक्ट जो बनता है वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो यहाँ और नीचे दिखाने का मतलब सबस्ट्रेट का यही है कि प्रोडक्ट बिकम मोर स्टेबल। ठीक है, अब इसी के लिए ये स्टेटमेंट लिखा है, P प्रोडक्ट इज लोअर देन सबस्ट्रेट रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो, हाँ, ये एक बात ये भी आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ये अपनी एनर्जी रिलीज करके तभी वो स्टेबिलिटी गेन कर पाया होगा। और जो रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो वो कौन सी रिएक्शन कही जाएगी? एक्सोथर्मिक कही जाएगी। जिसमें जिन रिएक्शन में एनर्जी यूज हो वो एंडोथर्मिक कही जाएगी। ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देयर इज नो नीड टू सप्लाई एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट। आपको कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जिन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए आपको एनर्जी देनी पड़े, एनर्जी सप्लाई करना पड़े बाहर से, टेम्परेचर या हीट के या प्रेशर के फॉर्म में, तो उनको प्रोडक्ट, हमें उनका प्रोडक्ट ऊपर दिखाना पड़ेगा, उनका प्रोडक्ट नीचे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इस ग्राफ को प्रोडक्ट ऊपर दिखाना होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तब वो आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, एंड द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी सबस्ट्रेट का जो उसका खुद की एनर्जी है और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी का, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। जितना एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुंचाने में चाहिए होगा, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये एंजाइम की एब्सेंस में इतना एनर्जी देना पड़ेगा, तो एंजाइम की एब्सेंस में आपका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, और एंजाइम की प्रेजेंस में यही एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दिया जाता है। इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके ही एंजाइम इस हाई रेट को अटेन कर पाता है। ठीक है, इसके जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर यही है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके ये अपने इस हाई रेट को इतनी एक्यूरेसी के साथ, इतनी स्पीड के साथ ये अपना काम पूरा कर लेता है। ठीक है, एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन द एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एंजाइम नीचे ले आता है, ये इसका मेन टास्क है, और इसलिए ये प्रोडक्ट आसानी से सबस्ट्रेट आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ना लास्ट जो अभी इसमें आपको बात करना है, ऑल चेंजेस अकर ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट आर कॉल्ड ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। जो ट्रांजिशन स्टेट में सबस्ट्रेट में जो चेंजेस हो रहे होते हैं, मतलब ट्रांजिशन स्टेट में जो आपका सबस्ट्रेट पहुंचा है ना, एनर्जी देने की, या एंजाइम उसको ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचाया है, वो सारे जो भी चेंजेस आ रहे होंगे वो सारे के सारे अनस्टेबल होंगे। वो एक इंटरमीडिएट स्टेज आ रही है, ट्रांजिएंट है, वो बीच में एक स्टेज आ रहे हैं। किसके बीच में? सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में। या मान लेते हैं कि कोई एक्स स्टेज आती है, वाई स्टेज आती है, तो ये ट्रांजिएंट है, और ये जो स्टेजेस हैं ये अनस्टेबल है। ये सबस्ट्रेट की तरह एग्जिस्ट नहीं करते, प्रोडक्ट की तरह एग्जिस्ट नहीं करते। इनके बीच में ये ट्रांजिएंट की तरह एक बीच में स्टेज आएगा, बट वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। ये अनस्टेबल स्टेजेस आते हैं। ठीक है, तो ये आपका एंजाइम के काम करने का जो तरीका है, कैसे इतनी हाई रेट पे काम कर पाता है, वो अपन ने ये बात यहाँ पे इस ग्राफ से एक्टिवेशन एनर्जी के लोअरिंग से समझा है। हमें जो बात करनी है वो एंजाइम के एक्शन का नेचर समझना है कि कैसे हमारा एंजाइम काम करता है, उसका नेचर क्या है। पहले ये रिएक्शन देखना, एंजाइम आपके सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा तो बनाता है
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम के एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। ये ट्रांजिएंट स्टेज जो अनस्टेबल स्टेट पे गया था वो ये है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर ये कन्वर्ट होगा किसमें? एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये दोनों आपके ट्रांजिएंट स्टेज है। एक को मैंने एक्स दे दिया नाम, एक को वाई दे दिया नाम, और ये दोनों के दोनों अनस्टेबल होते हैं। दोनों के दोनों कैसे होते हैं? अनस्टेबल स्टेट है, ये स्टेबल नहीं है। ये एंजाइम आपका फिर से फ्री हो जाता है, प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हो जाता है। ये पूरी रिएक्शन आपके दिमाग में प्रिंट करनी है। एंजाइम हमारा इसी तरह से काम करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट एक्चुअली हम ये बोले सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करेगा। हर एंजाइम के पास अपना एक एक्टिव साइट होता है। क्या बनाएगा? पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर वो किस में कन्वर्ट होगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, फिर वो टूट जाएगा प्रोडक्ट में और एंजाइम में। इसी को हमें बात समझना है। ESC का मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब थोड़े टाइम के लिए बनते हैं, फिर ये टूट जाते हैं किसमें? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स पे। डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हमारा फिर से ब्रेक कर जाएगा एंजाइम में और प्रोडक्ट में। एंजाइम आपका इस पूरे दौर में, ये जो पूरा चेंज चला है, इट रिमेन अनचेंज्ड। एंजाइम में कोई चेंज नहीं आता। सबस्ट्रेट की कहानी बदल गई, सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। पूरे इस कैटालिसिस में, जैसे हमारा इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट भी यही सेम प्रॉपर्टी शो करता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन इट रिमेन अनचेंज। ये भी ड्यूरिंग द रिएक्शन एंजाइम भी हमारा क्या है? रिमेन अनचेंज, कोई चेंज नहीं होता। बात समझ आ गई? प्रोडक्ट आपका बनके तैयार हो गया। द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम। अब देखना, एक रिएक्शन आपकी हमने यहाँ पे बात करी है, एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और ये डिसोसिएट हो गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। अब आपका एंजाइम फिर से फ्री है एंड अगेन दिस एंजाइम रिपीट सेम साइकिल। ये एंजाइम फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बैठ के आराम करेगा, नहीं, ये रिपीट करेगा फिर से उसी साइकिल को। ठीक है, इसलिए भी वो अपनी हाई रेट ऑफ रिएक्शन को अटेन कर पाता है। ठीक है, एक साइकिल पूरा करने के बाद यहाँ देखो, ये आपका इस बॉक्स में यही लिखा है, द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप्स। ये तो रिपीट करेगा साइकिल, हम कैसे इस पूरे स्टेप्स को यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। सबस्ट्रेट बाइंड करेगा किसके? एक्टिव साइट से एंजाइम के। क्या बना? फिर से उसी की बात को हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं। क्या बना? क्या बना? सबस्ट्रेट इंड्यूस करेगा, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। देखो, जो जैसे ही एंजाइम से, ये एंजाइम का मॉलिक्यूल हमने मान लिया, ये एंजाइम का मॉलिक्यूल हमने मान लिया, जैसे ही यहां से ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, ये सबस्ट्रेट जैसे ही यहाँ पे बाइंड करेगा, ये बाइंडिंग इंड्यूस करता है एंजाइम को टू ऑल्टर इट्स शेप। एंजाइम अब थोड़ा सा अपना शेप चेंज कर लेगा। चेंज शेप करता क्यों है? वो और टाइटली इस सबस्ट्रेट के चारों तरफ उसको और टाइटली पकड़ लेगा। देन क्या चेंज होगा? एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम ब्रेक करेगा या बनाएगा द केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। दोनों काम कर सकता है, सबस्ट्रेट का कोई बॉन्ड ब्रेक कर सकता है या सबस्ट्रेट के, दो सबस्ट्रेट के बीच कोई बॉन्ड नया बना सकता है। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग का भी काम कर सकता है एंजाइम एंड बॉन्ड फॉर्मेशन का भी काम कर सकता है। एंड फिर से ये काम हो गया एक्टिव साइट पे, टाइट बाइंडिंग के बाद या तो बॉन्ड बना या बॉन्ड टूटा। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा? जैसे ही बॉन्ड बना या टूटा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया?
एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अभी एंजाइम ने प्रोडक्ट को फ्री नहीं किया है, अभी एक सारे वो एक साथ हैं, तो क्या बन गया है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब एंजाइम उसको रिलीज करेगा, प्रोडक्ट को रिलीज करेगा, एंड रिलीज करने के बाद एंजाइम फ्री हो जाएगा एंड रेडी टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब इट रिपीट्स सेम साइकिल। ये जो आपने जहां से शुरू किया था उधर ही हम फिर से पहुंच जाएंगे। एंजाइम के एक्शन को यहाँ से बोलो, अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इधर से आपका शुरू है, लास्ट तक हमने बात करी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबस्ट्रेट बाइंड करा है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से, क्या चेंज आया एक्टिव साइट पे, जैसे ही सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हुई एंजाइम के एक्टिव साइट से, तो ये बाइंडिंग एंजाइम में कुछ चेंजेस करवाता है, इंड्यूस करता है, और वो अपना शेप ऑल्टर करा। क्या ऑल्टर करता है कि टाइटली बाइंडिंग हो जाए सबस्ट्रेट के अराउंड। अब वो एक्टिव साइट हमारा क्या करेगा, उस सबस्ट्रेट के या तो बॉन्ड को ब्रेक करेगा या नया बॉन्ड बना देगा, या नया बॉन्ड बना देगा। नया बॉन्ड जैसे ही टूटा या बना तो वो क्या कहा जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तब वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, तब क्या हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज करा एंड एंजाइम गेट्स फ्री एंड अगेन इट रिपीट्स सेम साइकिल। ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, एंजाइम के काम करने का तरीका है, नेचर है इसका। इस तरीके से ही सबस्ट्रेट को वो कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोफैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंजाइम, अगर आपको पूरी बात समझनी है तो पूरी कहानी यही कोफैक्टर से ही बात समझ आएगी। आपने सारा एंजाइम का अभी बात समझ लिया, कोफैक्टर क्या है पहले ये समझेंगे, फिर एक्चुअली कोफैक्टर के साथ साथ एंजाइम का क्लासिफिकेशन भी इसी से रिलेटेड है। कोफैक्टर क्या होता है पहले देखो। पहला पॉइंट, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। ये हमने पढ़ा था, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हो सकता है, एक से ज्यादा बना हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनके पास, जिन एंजाइम्स में प्रोटीन पार्ट के अलावा कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं। ऐसे भी एंजाइम्स हैं। एंजाइम ये हमारा ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिसमें सिर्फ प्रोटीन है, जिसमें सिर्फ क्या है, प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन ही एंजाइम है, मतलब वो एमिनो एसिड का पॉलीमर से बना हुआ है बस। लेकिन कुछ एंजाइम में ये नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? नॉन प्रोटीन पार्ट, एंड दिस नॉन प्रोटीन पार्ट इज टर्म्ड एज कोफैक्टर। इसी को हम कोफैक्टर कह देते हैं। ये नॉन प्रोटीन पार्ट क्या क्या हो सकता है, क्या होता है, वो हम बात करेंगे। इधर कोफैक्टर को यही हमें समझना है। देखो, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पार्ट। जो ऐसे भी एंजाइम है जिनके पास सिर्फ प्रोटीन पार्ट से बना हुआ है। ऐसा मत सोचना कि सारे एंजाइम्स में कोफैक्टर होता है, नहीं, सारे एंजाइम्स में कोफैक्टर नहीं होता। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके पास कोफैक्टर होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। एंजाइम्स, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम। एंड नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर। ये कोफैक्टर क्या क्या हो सकते हैं आपके सामने। ये कोफैक्टर को एंजाइम हो सकता है ना। कोफैक्टर क्या हो सकता है? को एंजाइम हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, मेटल आयंस हो सकते हैं। इन तीनों में डिफरेंशिएट करना सीख गए तो कोफैक्टर तुम्हें समझ आ गया। ये तीनों का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। फिर से एंजाइम को देखो, यहाँ पे एंजाइम का अब क्लासिफिकेशन शुरू है। एंजाइम को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, सिंपल एंजाइम एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम सिर्फ किससे बना होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, देयर इज नो नॉन प्रोटीन पार्ट। इधर नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं है, वो एंजाइम आपका क्या कहा जाएगा? सिंपल एंजाइम। उस एंजाइम को क्या बोलोगे? सिंपल एंजाइम। एग्जाम्पल के लिए दो नाम याद बहुत रखने हैं, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ये दोनों सिंपल एंजाइम है, इसमें कोई नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता। ठीक है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम के लिए दूसरा वर्ड सुनो, ये आपसे बहुत पूछा जाता है, होलो एंजाइम। व्हाट डू यू मीन बाय होलो एंजाइम?
होलो एंजाइम में, होलो एंजाइम की जब बात की जाए, वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, ये दो कंपोनेंट से बने होते हैं। देयर इज अ प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को हम एपो एंजाइम बोलेंगे और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलेंगे, कोफैक्टर। मतलब होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। दिस कोफैक्टर में बी, अगेन हमने टॉपिक क्या शुरू किया था, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर का बात समझ आ रहा है क्यों शुरू किया था कोफैक्टर। दिस कोफैक्टर में बी कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल एक्टिवेटर या मेटल आयंस। क्या क्या हो सकता है, कोएंजाइम हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है और मेटल आयंस हो सकते हैं, मेटल एक्टिवेटर्स हो सकते हैं। इन्हीं इसी चार्ट को समझना है, इसी पे आपका सवाल बनता है बस। तीनों में देखना क्या रिलेशन है। कोएंजाइम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनका नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होगा वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। मेटल आयंस हैं, मेटल आयंस मतलब सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, वो तो हमेशा इनऑर्गेनिक ही होगा, ये इनऑर्गेनिक आयंस हैं। ये आपको समझ रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब इनकी जो एपो एंजाइम के साथ रिश्ता है, एपो एंजाइम के साथ जो बॉन्डिंग है, वही ये डिसाइड करता है कि ये क्या कहे जाएंगे। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लूजली बाउंड है एपो एंजाइम के साथ, लूज बॉन्डिंग है, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं है, लूज कनेक्शन है ना, तो वो कहा जाएगा को एंजाइम। अब यही टाइटली बाइंड हो जाए तो क्या कहा जाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या, क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक ये भी हो सकता है, ऑर्गेनिक ये भी हो सकता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लूज बॉन्ड के साथ है एपो एंजाइम के साथ, दैट इज कोएंजाइम। अगर वही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाए, टाइट बॉन्डिंग हो जाए, तो वो क्या कहा जाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसी पे इतना कंफ्यूज किया जाता है कि आपको बहुत परेशानी आएगी। ठीक है, मेटल आयंस ये लूज अटैच्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं, लूज अटैच्ड, मतलब सेम, ये कभी भी ऑर्गेनिक नहीं होंगे, इनऑर्गेनिक ही होंगे, लेकिन बॉन्डिंग कैसी होएगी, लूज, जस्ट लाइक दैट। लेकिन यहाँ और वहां में फर्क है, ये हमेशा ऑर्गेनिक होंगे, वो हमेशा इनऑर्गेनिक। बॉन्डिंग एक जैसी है लेकिन नेचर मॉलिक्यूल का अलग अलग है। तो कंफ्यूजन समझ आ रहा है, क्या दूर रखना है। देखो, मोस्ट ऑफ देम विटामिन डेरिवेटिव, ये जो कोएंजाइम है ये ज्यादातर विटामिन के ही डेरिवेटिव होते हैं। जो हम विटामिन हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वही उन्हीं से डिराइव होके ये कोएंजाइम्स बने होते हैं। अभी हम आगे एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ अब प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें, इन पेरोक्सीडेज, एक ये एंजाइम है, एंड कैटालेज, यहाँ पे एंजाइम है दोनों। पेरोक्सीडेज जो आपके पेरोक्सीसोम में प्रेजेंट होता है, कैटालेज जो लाइसोसोम के पास प्रेजेंट होता है। देयर इज प्रोस्थेटिक ग्रुप इज हीम, बोले तो आयरन। ठीक है, यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, हीम है। अब इधर मेटल जो आयंस हैं उनका अलग से हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक अलग चार्ट ही दिया हुआ है, ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। ये मेटल आयंस के, मेटल एक्टिवेटर्स के एग्जाम्पल हैं, ये आपके सारे कोएंजाइम्स के एग्जाम्पल हैं। इनकी हमें पूरी बात डिस्कस करनी होगी,